हॉस्पिटल्स के अंदर ऐसा होता है कि जैसी बच्चे की विलादत होती है हमारी पूरी कोशिश होती है उसको रुलाने की। केवल हम उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं, उल्टा लिटा के जनाब उसको चमाटे करा रहे हैं, उसकी पीठ के ऊपर मार रहे हैं। ये इस तरह की प्रैक्टिस कैसे? जब बेबी को माँ के चेस्ट पर छोड़ दिया जाए तो जिस तरह चिड़िया चुपती भी जाती है ना, जी जी जी, तो वो उस तरह जो है वो करते हुए ब्रेस्ट तक पहुंचता है। नेचुरल रिफ्लेक्स अल्लाह ताला ने एक बनाया। और माँ का जो पहला दूध है बड़ा जहरीला होता है, वो गंदा दूध होता है, उसमें से खून आ रहा होता है, तो ये तो फौरन जाया कर देना चाहिए। बच्चे को वालिदैन के साथ सुलाना चाहिए या उनका एक सेपरेट कॉट होना चाहिए कि जहाँ पे वो बच्चे को सुलाएं? माँ के दूध से ठंडक नहीं लगती ना। माँ के नजले से जरूर लगती है। सहन में अम्मा नानी दादी को मसाज करती थी, विटामिन डी मिलता था धूप के जरिए, मसाज हो रहा होता था, उसके बाद अम्मा फीड करवाती थी और बच्चा 3-4 घंटे बड़े सुकून से सोता था। ये फॉन्टेनल बहुत कुछ बता रहा होता है। हम डॉक्टर्स जो बच्चे के सर पे आते ही हाथ फेरते हैं तो शफकत नहीं कर रहे होते, बेसिकली फॉन्टेनल देख रहे होते हैं कि अगर डिप्रेस है तो डिहाइड्रेशन है, बल्जिंग हुई हुई खुदा ना खास्ता उभरा हुआ है तो फिर गर्दन तोड़ बुखार सोचना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे वालिदैन जो है ना पैदाइश के फौरन बाद जो है ना, या वैसे भी नॉर्मली न्यू बॉर्न को शहद देना शुरू कर देते हैं, या बाज़ दफ़ा गुट्टी चटाते हैं, या कुछ तो मैंने देखा वो फौरन से ना कहवा पिलाना शुरू कर देते हैं, चाय पिलाते हैं, कहवा पिलाते हैं। तो इस हवाले से सर क्या कहते हैं, शहद दे सकते हैं, पानी देना चाहिए, चाय कहवा पिला सकते हैं उसको? सर्कमसिजन से जो स्टडीज हैं, बेनिफिट्स हैं कि मेल यूटीआई के यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। कैंसर तो बिल्कुल ही नेगलेक्ट हो जाता है। सही। बच्चों का ख्याल रखने के लिए इमरजेंसी में वैसे घर पे क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए जो हम देख लें कि यार ये चीज़ें बच्चे को हम घर पे रख लें? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमारे जो यूट्यूब चैनल है केयरिंग फॉर लिटिल वंस, उसमें हम अपना सिलसिला जारी रख रहे हैं सेहत और शरीयत, और इस सिलसिले में आज एक इंतहाई अहम मौजू के साथ हम तशरीफ़ लाएँ हमारे बहुत ही प्यारे डॉक्टर अज़हर चुग़ताई साहब के पास। जितने अच्छे डॉक्टर हैं उतने अच्छे स्पीकर हैं, और चूँकि इनकी ये स्पेशलिटी है न्यू बॉर्न केयर, न्यूनाटोलॉजिस्ट हैं और प्रैक्टिस करते हैं इमाम क्लिनिक के अंदर। तो हम इनसे गुफ्तगू करेंगे न्यू बॉर्न केयर के हवाले से। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास वालिदैन लेकर आते हैं जो अभी न्यू वालिदैन बने हुए होते हैं कि डॉक्टर साहब हमें बच्चे का ख्याल कैसे रखना चाहिए, उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, उसको फीड कब शुरू करवाना चाहिए, और जनाब उसको नहलाना कब है, धुलाना कब है, लपेटना कितना है, मालिश करें नहीं करें, उसको उसकी आँखों का ख्याल कैसे रखना है, उसकी कान का ख्याल कैसे रखना है। तो इस तरह के ढेर सवालात आप हमसे पूछते हैं, तो बजाय इसके कि हम एक एक के जवाब दें, हम ये लिंक आपको सेंड कर देंगे कि आप तफसील से ये सारी चीज़ें देख लें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर अज़हर चुग़ताई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छे और अहम मौजू के ऊपर सवालात उठाए हैं। तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इतना कीमती वक्त हमें दिया, इतना बिजी आपका शेड्यूल रहता है। तो सर हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। जैसे ही हमारे पास जो न्यू पेरेंट्स आते हैं, जब अभी ताज़े पेरेंट बने होते हैं जो एक्सपीरियंस नहीं है, अब उनके बहुत सारे सवाल होते हो, तो मैं इंडिविजुअल कोशिश करता हूँ सारे सवालात को आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने पुटअप करूँ। सबसे पहले तो सर जैसे ही किसी बच्चे की विलादत होती है, बिल्कुल हम वहाँ से स्टार्ट से शुरू करते हैं। जैसे किसी बच्चे की विलादत होती है तो हमें फौरी इमीडिएटली क्या करना चाहिए उस हवाले से? अब बहुत सारे तो हमारे हॉस्पिटल्स में डिलीवरीज हो जाती हैं, वो तो चले ठीक है, अब वहाँ पे टेक्निकल स्टाफ है, लेकिन बहुत सारी हमारी डिलीवरीज घरों पर हो जाती हैं, दाइयाँ डिलीवर कर लेती हैं या LHEs में वो डिलीवर कर लेती हैं। तो आप हमें इमीडिएटली सून आफ्टर बर्थ जब एक बेबी की डिलीवरी हुई है तो फिर हमें क्या उसके लिए करना चाहिए? हाँ, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा और पीछे चले जाएं कि एक तो ये कि डिलीवरी जब हम कोशिश करेंगे किसी सेटअप के अंदर हो कि जहाँ पर सहूलतें मौजूद हों, मसलन LHV भी करे, दाई भी करें, लेकिन अगर किसी क्लिनिक में किसी अस्पताल में करें तो वहाँ उसको रिसस्टेट या उसको अगर कोई खराबी अल्लाह ना करे आ जाती है तो उसको संभालने की सहूलत हो कि ऑक्सीजन मौजूद हो, सक्शन मौजूद हो, वार्मर मौजूद हो, ठीक है ना। तो ये 3 चीजें, और इससे बढ़कर एक चीज के इन चीजों पर लोग ट्रेंड हो कि कैसे हैंडल करना है। तो ये चीज, इसको अगर हम मद्देनजर रखते हुए चलें तो जो सबसे पहला मिनट है वो गोल्डन मिनट है। गोल्डन मिनट, सही, ठीक है ना। उस जिंदगी में दोबारा कभी आना नहीं है ये, बिल्कुल। तो उसमें होना ये चाहिए कि डिलीवरी जैसे ही हो, जहां पर भी हो, ठीक है ना। मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे साथी इस पे एतराज करेंगे कि मैंने जो है वो इस पे ये बात कर ली है कि डिलीवरी चाहे कहीं पर भी हो रही है, सेटअप में हो रही हो या विदाउट सेटअप,
ये कहना है कि हम 100% सेटअप कर लेंगे, अभी शायद मुश्किल टेक्निकली पाकिस्तान के लिए प्रैक्टिकल अगर बात करें तो भाई नहीं है मुमकिन। हमारी बहुत सारी डिलीवरीज तो हैं जो बैकवर्ड एरियाज है, औरंगी है, औरंगी जहाँ पे स्टिल अभी डिलीवरीज हो रही है, और भी आगे चले गाँव के अंदर और देहात में आप चले जाएं तो और क्या करेंगे वहाँ प्रॉब्लम है। तो वहां पर अब ये कि आपके पास अगर कोई दाई भी डिलीवरी कर रही है, ये तो उसको हम कह रहे हैं कि ट्रेन बर्थ अटेंडेंट ये हो जाए वो, और वो उसके पास जो है उसकी किट के अंदर जो है वो बेबी को साफ करने के लिए 2 कपड़े होने चाहिए, और सक्शन के लिए जो है वो कोई बल्ब सक्शन होना चाहिए, बहुत सस्ती सी चीज है, और एक अम्बो बैग होना चाहिए, वो भी को बहुत सस्ती चीज है, ऑक्सीजन करना भी तब भी अम्बो बैग से। लेकिन जो पहला गोल्डन मिनट है उसके अंदर सबसे पहले ये कि डिलीवरी होते ही बेबी को फौरन विद इन फ्यू सेकेंड्स असेस किया जाए, सांस की रफ्तार ठीक है उसकी, क्राई उसने अच्छा किया, कलर उसका कैसा है, टोन उसकी हिलना जुलना कैसा है, ये ठीक है तो माँ के पेट पे उसको डाल दिया जाए। स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट जो है ना उसकी हीट को मेंटेन रखेगा। फिर अगर बहुत ज्यादा उसके ऊपर गीलापन है जो कि होगा तो जो साफ कपड़ों की मैंने बात की थी कि उस साफ कपड़े से उसको फौरी तौर पे वॉश कर, ये सारा काम 30 सेकंड में हो सकता है। अच्छा बिल्कुल 30 सेकंड में ये कर ले तो उसके बाद स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट में उसको हीट मिलती रहेगी, माँ से उसकी बॉन्डिंग होगी, यहाँ से उसकी अच्छी इब्तिदा होगी। सही। अच्छा सर, हमारे पास एक अच्छा अजीब सा कॉन्सेप्ट है हॉस्पिटल्स के अंदर, ऐसा होता है कि जैसी बच्चे की विलादत होती है हमारी पूरी कोशिश होती है उसको रुलाने की, कि वो हम उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं, उल्टा लिटा के जनाब उसको चमाटे करा रहे हैं, उसकी पीठ के ऊपर मार रहे हैं। ये इस तरह की प्रैक्टिस कैसी होती है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, टोटली गलत है। बेबी डिलीवर होगा, उसको अगर कोई सांस का मसला नहीं है तो वो चीख के रोएगा। ये कुदरत का ऐसा जो है वो इंतजाम है कि जिसमें जरा सा भी नहीं होता। जहाँ गड़बड़ होगी वहां तो जाहिर बात है नहीं रोएगा, वहां को गैर जरूरी तौर पे उसको कोई जरूरत नहीं है। सिंपली इसको अगर वो ट्राई भी नहीं कर रहा है तो पीठ पे हल्का सा जो आपका कपड़ा है उससे 2-3 मरतबा अगर हल्का सा रब करें तो वो उसको थोड़ी सी स्टिमुलेशन मिल जाएगी, रगड़ में हल्का सा रोने लगेगा। चलिए सर, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि बेबी हमारा सही से बिल्कुल डिलीवर हुआ, क्राई भी उसकी नॉर्मल हो गई, अब आपने उसको स्किन टू स्किन केयर दे दिया, जिसको हम कैंगरू केयर कहते हैं हमारे ज़बान में, मदर के साथ अपने। उसके बाद सर नेक्स्ट हमारे पास क्या हमें करना चाहिए? जैसे हॉस्पिटल्स हैं, अब क्या हमें फौरन से उसको बिल्कुल बॉडी बिल्कुल क्लीन कर देना चाहिए, उसको नहला देना चाहिए, उसको बिल्कुल साफ करके मदर के हवाले कर देना चाहिए, या उसकी बॉडी के ऊपर जो हमारे पास व्हाइट कलर के एक वर्निक्स होता है, इसको पैच होता है, चीज़ी मटेरियल जो है उसको उसके ऊपर बॉडी में लगे रहने दें, या हम इसको बिल्कुल क्लीन कर दें? जैसे हमारे यहाँ पे देखा होगा अक्सर लोग तेल लेते हैं, वो सरसों का तेल वगैरह, उसके बाद रगड़ के उसको अच्छी तरह से साफ कर देते हैं और चमका के देते हैं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, हमें इसको सिर्फ ड्राई करना है। बिल्कुल ड्राई, हमें इसको सिर्फ ड्राई करना है। जो पानी इसके जिस्म पे लगा हुआ, माँ के पेट का जो पानी है उसको साफ कर दें ताकि हीट लॉस ना हो। ठीक है ना, कैप पहना दें ताकि जो 10% से 20% हीट लॉस जो आपका सबसे होता है सबसे बड़ा, और चूंकि बॉडी सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो पानी इसके ऊपर जो लगा उसको अगर हम ड्राई कर लें, बहुत क्विक ड्राई कर लें, और वो गीला कपड़ा हटा के दूसरे कपड़े में लपेट दें, तो वो सब वो करना है आपको। उसके ऊपर से वर्नेक्स या चीजी मटीरियल जो लगी हुई चीज है उसको हटा के अभी हटाने की जरूरत। आप सोचे ना, तो 8-9 महीने उसी के साथ था वो, तो उसको कोई नुकसान तो नहीं हो रहा उससे। अगर हार्मफुल हो तो कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ऐसे तो तेल मालिश की फर्क कोई जरूरत नहीं। अच्छा, उसके बाद सर सबसे इमीडिएट एक्शन हमारा शुरू होता है कि उसको फीड कब से स्टार्ट करवाना चाहिए? जैसे ही बेबी की डिलीवरी हुई तो उसको हम कब उसकी फीड स्टार्ट करवाएं? फीड विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर। टेक्निकली ये कहा जाता है कि अगर बेबी को माँ के चेस्ट पर छोड़ दिया जाए तो जिस तरह चिड़िया चुपती भी जाती है ना, तो वो उस तरह जो है वो करते हुए ब्रेस्ट तक पहुंच जाता है। नेचुरल रिफ्लेक्स है, मतलब विद इन 1 आवर जो है वो करते हैं, हाफ एन आवर टू 1 आवर। इसमें भी बहुत सारे हमारे वालिदैन हैं जो कंफ्यूजन उनके अंदर होता है, वो कहते हैं माँ का जो पहला दूध है बड़ा जहरीला होता है, वो गंदा दूध होता है, उसमें से खून आ रहा होता है, तो ये तो फौरन जाया कर देना चाहिए। लेकिन अगर किसी की निप्पल क्रैक्ड है तो वो एक अलग बात है, वो एक बिल्कुल अलग बात है। लेकिन जो ये तो जाहिर बात है शायद 1000 में कोई एक होगा। कोलेस्ट्रॉल जो है जो गाढ़ा पीले रंग का दूध है, ये मटीरियल है कह लें, ये तो कुदरत के बेशबा खजाना है। इसके अंदर IgA मौजूद है, इसके अंदर एंटीबॉडीज मौजूद है, इसके अंदर जो है वो, बल्कि उस्ताद मोहतरम बिल्लू साहब तो कहते हैं कि ये बच्चे की पहली वैक्सीन है। जबरदस्त। वो तो खत्म ही, मतलब अगर आप कहें कि किसी को कहें ना कि 1 तोला सोने के मुकाबले में वो कोलेस्ट्रॉल के 5-6 कतरे दे दो, तो माँ को कहने चाहिए सोना रिफ्यूज्ड। अच्छा, सोना रिफ्यूज्ड, तभी उसको हीरा मिलेगा। हाँ, तभी उसको हीरा मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। चले, सही बात है।
उसके बाद सर हमारा अगला जो पॉइंट आता है ना वो ये आता है, अक्सर कन्फ्यूजन हमारे वालिदैन को रहती है कि हमें बच्चे को कितना लपेटना चाहिए, मतलब बच्चे को हम किस तरह से रैप करें। आपने भी देखा होगा बहुत सारे पेरेंट्स हमारे या बहुत सारे समझ लें कि सोसाइटी वो है कम्युनिटी के लोग हैं जो इतना ज़्यादा रैप करके लाते हैं कि जब आप एग्जामिनेशन के लिए बच्चे को खोलते हैं तो 10 मिनट तो खोलने में लग जाता है। बिल्कुल माशाल्लाह खूबसूरती से उसको लपेट के लाते हैं, बांध के लाते हैं, बल्कि ये कहना चाहिए भागने के चक्कर भाग अच्छा भागने हाँ। लेकिन लपेटने का जहां तक है तो वो एनवायरनमेंट के हिसाब से सारा कुछ, आप किस इलाके में कहाँ रहते हैं, मौसम कौन सा है, उसके हिसाब से। अगर आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों की बात कर लें तो मुख्तलिफ हो जाएगा, ठीक है ना। इस वक्त जुलाई का महीना है, कराची में शदीद गर्मी है, पंजाब में भी शदीद गर्मी है, थोड़ा सा ऊपर चले जाएं, अगर आप जो है वो सियाचिन की तरफ चले जाएं कहीं तो बहुत ज्यादा सर्दी हो जाएगी, ठंडक। तो एनवायरनमेंट का खेल है सारा कुछ, सारा एनवायरनमेंट के आपको उसके हिसाब से। रिवायात है बहुत सारे लोगों की, अब रिवायात को जाहिर बात है टैबूस को तोड़ना इतना आसान काम तो नहीं है, लेकिन बच्चे को उतना लपेटें कि जितना उसको कंफर्ट लेवल हो, कंफर्टेबल हो वो। उसको अगर पसीना आ रहा है तो जाहिर बात है डिस्कम्फर्ट में अनकंफर्टेबल है, और उसको अगर ठंडक लग रही है, उसके हाथ पांव नीले हो रहे हैं, मतलब आपने कहा जी लपेटने को मना किया था डॉक्टर साहब ने, तो आपने जो दिसंबर के अंदर उसको जो है कुछ नहीं का छोड़ दिया, हाथ पांव नीले होना शुरू हो गए। तो ये सारा का सारा डिपेंड करता है एनवायरनमेंट, मौसम। अच्छा सर, अक्सर हमने देखा है कि बच्चों को बाज़ वालिदैन इतना ज़्यादा रैप कर देते हैं कि जब आप चेक करते हैं उनको तो बुखार सा हो जाता है, उनको 102 बाज़ दफ़ा तो 103 तक फीवर आप उसको मेजर कर रहे होते हो। तो इस हवाले से वालिदैन को कोई पैगाम नहीं कि भाई इतना ज़्यादा ना लपेटे कि उसका टेम्परेचर ही बेचारे का इंक्रीज़ हो जाए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये बहुत देखने को मिलता है, खासतौर पर न्यू बॉर्न्स के अंदर, 4-5 दिन वाले बच्चों के अंदर, कि वो आए होते हैं कि 102 बुखार है, और जब आप देखते तो बहुत ज़्यादा लपटा हुआ था, एक कपड़ा दूसरा कपड़ा, उसके ऊपर अंदर 2-3 चीजें पहनी हुई, तो उसमें कम लपेटे। वही बात है कि जो अनकंफर्टेबल बच्चा, जाहिर बात है खुद से बोलेगा तो नहीं, लेकिन वो अनकंफर्टेबल किस तरह होगा, रोना शुरू हो जाएगा, वो पसीना आ रहा होगा, वो हो सकता है लेथार्जिक हो जाए, ढीला पड़ जाए। तो उसको अगर बिलफर्ज बुखार है न्यूबॉर्न बेबी को, तो सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि उसको देखें कितने कपड़े लपेटे हुए, तो घर के अंदर ही थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा ओपन कर दें और उसके बाद दोबारा टेम्परेचर देख लें तो अंदाजा हो जाता है कि ये एनवायरमेंटल है या गड़बड़ वाकई हो गई है कोई। अच्छा, एक सर हमारी हमेशा कंफ्यूजन रहती है वालिदैन को कि यार डॉक्टर साहब बच्चा ना दूध पीने के बाद डिकार नहीं ले रहा, तो डिकार दिलाना जैसे वो फर्ज समझते हैं, तो इस हवाले से क्या कहना चाहिए? एक कोशिश तो होनी चाहिए कि कांधे पे लेके उसको आप पैट करते रहे, लेकिन जाहिर बात है घंटों तो नहीं लगा सकते उस पर, एक 10-15 मिनट का जो एक टाइम तो इतना तो मिलना चाहिए। उससे फायदा ही होता है कि बेबी को जो डकार लेने से कि वो मिल्क नीचे चला गया और वो गैस ऊपर आके जो डकार आ गई, तो उसके हजम होने में आसानी हो जाएगी। लेकिन उसकी खातिर ये ना हो कि घंटों लेके टहल रहे हैं, अगर 10-15 मिनट में आपने डकार की कोशिश नहीं ली इसने, तो उसको आप थोड़ा सा ऊंचा करके लिटा दें तो हर्ज नहीं है उसमें। अगर ना ले तो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, 10 मिनट के बाद। अच्छा, इसमें अक्सर ऐसा होता है कि जब बच्चे को हम दूध पिलाते हैं फिर अपने कंधे से रख के कोशिश करते हैं डिकार ले ले, तो इस दौरान बच्चा दूध निकाल देता है, फेंक देता है, तो ये इसमें भी वालिदैन अक्सर परेशान हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चा दूध बहुत निकाल रहा है, फेंक रहा है, मतलब तो इस हवाले से क्या कहना है? थोड़ा बहुत दूध साइड से आना, स्पीडिंग अप जिसे कहते हैं, कि वो जो है वो तो कॉमन सी चीज है, ठीक है ना। किसी भी न्यूबॉर्न में हम कहते हैं कि उसका जो दूध जो है वापस सीने के अंदर या ऊपर वाले आंत के ऊपर के हिस्से के अंदर 30% तक तो आता है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो इस तरह से होगी कि वो दूध ज्यादा निकाल रहा होगा, एक कुल्लियां कर रहा होगा, कभी खुदा न खास्ता नाक से आ जाएगा जिसको GERD गर्ड कहते हैं, तो ये खराब बात है। वरना थोड़ा बहुत दूध निकाल रहा है और उसके बाद मुतमईन है, बेचैन नहीं है, अच्छा ठीक है ना। अगर बच्चा गड़ाइयां ले रहा है, यूं ही कर रहा है, तो उसके बाद उसका रिफ्लक्स हो रहा है, तो अगर वो नहीं कर रहा तो ठीक है, उसके कोई मसला है, थोड़ी सी अगर आ रही तो आप साफ करें उससे। तो अगर एक बच्चा जो है वो एक्टिव है और ट्राई भी उसकी नॉर्मल है, मतलब और वेट गेन भी अच्छा करे, तो आपको परेशान कोई परेशान होने की बात, ठीक है सर। अच्छा, अगर हर फीट पे भी स्पिट कर रहा है लेकिन वेट गेन अच्छा हो रहा है तो बस अच्छी बात हो जाएगी, ठीक। अच्छा, एक सर अक्सर प्रॉब्लम रहती है, वालिदैन को परेशान रहते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चे को सुलाए कैसे, मतलब उसको लिटाना हमें कैसे चाहिए, करवट से लिटाएं कि उसको उल्टा करके लिटाएं या सीधा लिटाएं, तकिया लगाएं नहीं लगाएं, इसमें हमेशा परेशानी रहती है। अच्छा, एक तो उल्टा बिल्कुल नहीं लिटा सकते। अच्छा, उल्टा नहीं लिटा सकते, उल्टा बिल्कुल नहीं लिटा सकते। उल्टा लेटने के अंदर जो है वो हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी उसको कहते हैं SIDS, तो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, इसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसलिए तो ये कहते हैं कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो कहती है बैक टू स्लीप, अल्लाह मियां ने पीठ जो है वो सोने के लिए बनाई है, और यही सुन्नत भी है। अच्छा, यही सुन्नत भी है कि उल्टा सोना जो है शैतान का काम है, ये सुन्नत भी यही है। तो उससे बेहतर है कि हम पीठ के ऊपर सुलाएं लोगों को,
बच्चों को अगर वो पीठ पे आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी राइट करवट या लेफ्ट करवट जो कंफर्टेबल है, तो एक बहुत छोटा सा सॉफ्ट पिलो आप बच्चे को, अगर आपने सीधा सुलाया हुआ उसको आपने हल्का सा किया और सॉफ्ट पिलो लगा दिया तो कंफर्टेबल लेवल पे वो सो सकता है, कोई मसला नहीं है। तकिया लगा सकते हैं? तकिया जो है वो बच्चे को बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो सर बनाने के चक्करों में लोग जो गोल तकिया लगाते हैं तो वो कोई जरूरत नहीं है। जो सर जो है जब वो 6 महीने की उम्र में प्रॉपर्ली बैठने लगेगा तो वो सर जो है वो रीमॉडल हो जाएगा, इसलिए कि उसके फॉन्टेनल खुले हुए होते हैं, तो वो जो है वो रीमॉडल, तकिया लगाना कोई जरूरी नहीं है इसके अंदर। अलबत्ता वो जैसे हमने रिफ्लक्स की बात की थी, अगर आपको लगे कि थोड़ा बहुत है, पैथोलॉजिकल नहीं हो रहा, तो ये कहते हैं कि इसको इंक्लाइन 30 डिग्री एलिवेट करके सुला दें, तो एंटी रिफ्लक्स मेजर हो जाते हैं, तो वो सही रहता है। इसमें सर एक चीज़ और रहती है कि हमें बच्चे को वालिदैन के साथ सुलाना चाहिए या उनका एक सेपरेट कॉट होना चाहिए कि जहाँ पे वो बच्चे को सुलाएं? तो टेक्निकल सवाल कर दिया आपने पाकिस्तानी माहौल के अंदर, जहाँ पैसों का मसला है, जहाँ स्पेस का मसला है, तो वहां पर ये माशरती जो है वो रुझान का खेल है। ये मगरबी ममालिक के अंदर कॉट लाजमी है। लेकिन सर एक टेक्निकल इशू ना, जैसे मेरे अपने एक्सपीरियंस के अंदर आया था कि वालिदा बेचारी इतनी थकी हुई थी कि वो बच्चे के ऊपर ही सो गई, रोल ओवर हो गए, वो उसको पता ही नहीं चला कि वो बच्चा उसके साथ लेटा हुआ था। वालिदा इतनी हेल्दी थी कि उसके ऊपर ही सो गए और फिर अल्टीमेटली बेबी जो है वो एक्सपायर हो गया। तो ये टेक्निकल चीजें तो है, तो इसमें अगर मुमकिन है तो ये जरूर करें कि आप ठीक है अपने बिस्तर के साइड पर कोई अगर कॉट ऐसा है जिससे लगा सकते हो कि जिसमें बार मौजूद हो और वो अम्मा ऊपर ना जा सके और बच्चा नीचे ना गिर सके, खुदा ना खास्ता, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जो हमारा माहौल है उसके अंदर तो यही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बेहतर होता है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल करें, कॉट में आप ठीक हो गया सर। अच्छा, उसके बाद सर सवाल आता है कि हमें बच्चे को कितनी दफ़ा नहलाना चाहिए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट अक्सर वालिदैन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चे को क्या रोजाना नहलाएं कि कितनी दफ़ा नहलाएं? हमें 15 दिन हो गया बच्चे को नहलाए। हाँ, ये 15 दिन तो अगर बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा है, ये डिपेंड करता है कि आपके इलाके के अंदर अच्छा पानी की सहूलत कितनी मौजूद है। अब आप शहर के अंदर है या आपने कहा चाहिए थोड़े से पानी से मैं इसको नहला दूंगी, तो डेली नहलाने में भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर पानी नहीं है या बच्चा बीमार है या मौसम बड़ा डिस्टर्ब है, सर्दी का मौसम है, तो ऑल्टरनेट डे पे ये कम से कम 2 दिन बाद नहला सकते हैं। वरना स्पंजिंग जो है आप करते रहे इसके, ताकि उसका से बू तो ना आए ना, इसलिए कि हम पाउडर लगाने को मना करते हैं बच्चे को। टोटली पाउडर नहीं लग सकता, तो वो पाउडर नहीं लगेगा तो वो जो टेलकम की खुशबू थी वो तो नहीं आ रही, अब जो पॉटी की बू है वो आएगी, तो फिर सफाई तो कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी। ऐसे ही तो मतलब अगर हफ्ते में 2 दफा नहलाते हैं तो बस काफी है बच्चों को, कम से कम होना चाहिए। इसमें भी थोड़ा ख्याल रखना होता है कि अब नहलाते हुए हम क्या साबुन इस्तेमाल करें, शैम्पू इस्तेमाल करें, ये अपनी प्रेफरेंस है या कोई स्पेसिफिक चीजें होती हैं कि आप ये चीजें इस्तेमाल नहीं करें? स्पेसिफिक तो खुशबूदार चीजें इस्तेमाल ना करें, वैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं बेबी सोप, बेबी शैम्पू बगैर किसी ब्रांड के नाम लिए हुए बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। नहलाते हुए सर किस बात का ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि बहुत सारे आपके पास भी पेशेंट आते होंगे, वो नहलाते हुए बच्चे ने जो है ना पानी नाक में ले लिया, ठीक है, मुंह में चला गया पानी, उसके जो साबुन था वो मुंह में चला गया, तो इस हवाले से क्या ख्याल है कि सर ऊंचा होना चाहिए बच्चे का, जो बाथ टब है या जो भी जिस जगह नहला रहे हैं, जो भी आपका टब है या बात लोग बेसन के अंदर भी नहला रहे होते हैं, तो सर जो है वो ऊंचा होना चाहिए कि पानी जो है, और पानी हमेशा जो है सर पीछे की तरफ डालना चाहिए, तो ताकि नाक पे ना आए, क्योंकि बच्चा जो है ऑब्लिगेट नोज ब्रीदर है, वो सिर्फ नाक से सांस लेता है, तो वो थोड़ा चौंकेगा और गहरी सांस लेगा और वो साबुन लगा हुआ पानी या सादा पानी जो भी, तो वो एस्पिरेट होगा, फिर आप हमारे पास नमूनिया के चक्करों में आ जाएंगे। तो एहतियात जरूर करें, और अगर अम्मा को नहीं समझ में आ रही बात तो वो नर्स से पूछ सकती है या किसी सीनियर खातून से पूछ सकती है। ठीक है। अच्छा, इसमें से नेक्स्ट एक और चीज़ होती है जो बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, नाफ, हमें उसका ख्याल कैसे रखना चाहिए? मतलब उसके अंदर कोई, हम बहुत सारे आपने देखा होगा हमारे पास कुछ सोसाइटी के लोग आते हैं, उसमें काजल लगा देते हैं, सुरमा लगा देते हैं, उसमें पता नहीं अल्लाह भला क्या जड़ी बूटियां वगैरह लगा देते हैं। बस उसको एयर ड्राई होना चाहिए। अच्छा, उसको खुश रखना चाहिए। नहीं, पैम्पर भी अगर पहना हुआ है तो पैम्पर से ऊपर होना चाहिए, अच्छा, ताकि एयर ड्राई हो जाए। उस पर कोई काजल सुरमा लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा अगर आपको, तो उसके अंदर जो है वो आपको अल्कोहल स्वाब से साफ कर सकते हैं। कोई पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैं नाम भी ले देता हूँ, सिकाटिन पाउडर लगाने की जरूरत नहीं, खोपरे का तेल लगाने की जरूरत नहीं है। सही। अच्छा, क्लोरहेक्सिडिन क्रीम वगैरह अगर चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन ये बेसिक कोई लाजमी नहीं, हमारी तरफ से लिखी नहीं जाएगी। सही। अच्छा, आमतौर पे कितने दिन में नाप गिर जाती है? इसमें भी कंफ्यूजन रहती है। कुछ कहते हैं कि भाई फौरन से अभी तक गिरी नहीं है, डॉक्टर साहब 1 हफ्ता हो गया, नाप अभी तक अपनी जगह पर है। 10 से 12 दिन तो कोई मसला नहीं होता है। हफ्ता 10 दिन में आमतौर पर गिर जाती है। अगर 2-3 हफ्ते के बाद भी ना गिरे
तो फिर हम डॉक्टर जो है वजूहात तलाश करना शुरू करते हैं। वो एक बीमारी होती है जिसमें व्हाइट सेल काउंट जो है गड़बड़ करते हैं, तो वो फिर हम तलाश करते हैं। ठीक। अच्छा, नाव के हवाले से सर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि बहुत दफ़ा देखा जाता है कि नाव के अराउंड जो स्किन है ना वो रेड हो जाती है, उसकी वजह से बच्चा दूध पीना छोड़ देता है, बुखार हो जाता है, या बच्चा बड़ा सुस्त हो जाता है। तो इस हवाले से फिर वालिदैन को परेशान होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये जरूरी नाक का इन्फेक्शन है। अच्छा, नाक का इन्फेक्शन, स्किन का इन्फेक्शन है। तो अगर नाक के गिर्द आपको कोई सुर्खी नजर आ रही है, दो पेट का रंग और नाक के इर्द गिर्द का रंग दोनों में फर्क है, अच्छा, वहां से कोई स्मेल आ रही है आपको, हल्का सा सूंघ ले तो कोई पसी सी जैसे लग रहा है कि खुदा न खास्ता को पस है, पीप जैसी कोई स्मेल आ रही है, तो फिर तो वो तो गड़बड़ है। उसको तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है और ताकि उसका इलाज हो सके। यहाँ तो एंटीबायोटिक की जरूरत है बाकायदा। चलें, ठीक है। अच्छा, एक उसके बाद सर हम थोड़ा और आगे चलते हैं, बच्चों की आइज़ का ख्याल कैसे रखना चाहिए? अब इसमें भी बड़ा होता है, हमारी सोसाइटी के अंदर काजल लगाते हैं, सुरमा लगाते हैं बच्चे की आंखों के अंदर, या जैसे ही बच्चे की विलादत होती है बाज़ दफ़ा उसकी आंखों से ना गंदगी सी आनी शुरू हो जाती है, पीप सी आनी शुरू हो जाती है, या कुछ बच्चे होते हैं उनकी आंखों से पानी मुस्तकिल आ रहा होता है। तो इस हवाले से आंखों का ख्याल किस तरह रखना चाहिए? अच्छा देखिए, अल्लाह ने जितनी आंखें दी है वैसी रहेंगी। अच्छा, काजल लगाने से, सुरमा लगाने से बड़ी नहीं होगी। ठीक है ना, वो जो है वो बादामी आंखें जो है ना, वो जो चकताई आर्ट होती है, तो वो जो है वो नहीं होंगी। तो आंखों तो जो अल्लाह ने साइज दिया रहेगा, अगर साइज में कोई फर्क है तो वो रहेगा। उसकी बीमारियां अगर कोई है तो उसको जाहिर देखा जा सकता है, लेकिन आंखों की सफाई जो है वो तो हम कर देते हैं। जब हम रिसस्टेशन करते हैं तो उसी वक्त साफ कर देते हैं। पानी आना आंखों से जो है कुछ जगह कॉमन होता है। यहाँ नाक के साथ हमारी आंसुओं की नाली है, ये लैक्रिमल डक्ट अगर ये ब्लॉक होती हैं तो ये जो है वो थोड़ा सा पानी आता है। तो ये जो है वो इसमें हमें कुछ करना नहीं होता कि इसने कितनी बारीक सी नाली है कि इसको आप ओपन नहीं कर सकते। ठीक है ना यार, मसाज वगैरह सिर्फ मसाज इसको आप इसके ऊपर से नीचे या थोड़ा सा राउंड करके महसूस भी करेंगे हम, मैं खुद तो यहाँ। बाकी अगर उससे कोई पसी डिस्चार्ज आ रहा है और आंखों के अंदर कोई सुर्खी है तब तो जाने की जरूरत है डॉक्टर के पास कि इसमें कोई मसला हो रहा है। बाकी काजल और सुरमा लगाना, काजल सुरमे की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। काजल के अंदर और सुरमे के अंदर दोनों के अंदर सीसा होता है, लेड। अच्छा, तो लेड जो है वो तो वैसे नुकसान, हैवी मेटल है, नुकसानदेह हो। तो अच्छा, इस तरह से सर बहुत सारे जो है ना वो कान के अंदर भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कान में जब वो तेल डाल देते हैं कुछ इसके अंदर या कोई और प्रॉब्लम डाल देते हैं ताकि बच्चे का कान साफ रहे, तो कान में तेल वगैरह डाल सकते हैं बच्चे? नहीं, जब तक कोई डॉक्टर ना गए उस वक्त तो कोई चीज कान में नहीं जानी चाहिए, ना तेल ना कोई दवा और कोई चीज। और इसी तरह कान के अंदर भी जो है वो अम्मा को जाने की जरूरत नहीं है। अम्मा अब्बा जो भी है उनको जाने की जरूरत, इसलिए कि हमें इस कैनाल की लेंथ का अंदाजा नहीं है। सही है। और हमने उस कॉटन बड से अगर कुछ किया और कान के पर्दे को अगर खुदा ना खास्ता फाड़ दिया तो फिर तो डेफनेस और पता नहीं क्या कुछ हो सकता है। सही बात है सर। अक्सर बच्चों के साथ नाक जो है ना वो ब्लॉक हो जाती है उनके ना, वो कहते हैं वो सीने से डरिए डॉक्टर साहब, ऐसी घरघराहट की आवाज़ आ रही है, खर खर की आवाज़ आ रही है, बच्चे की नोज हमें जो है ना ऐसे लग रहा है ब्लॉक है। तो उस हवाले से फिर हमें वालिदैन को क्या करना है? नोज ब्लॉक तो हम लोग कहते हैं। अच्छा, हमारे पास तो लोग आते हैं कि सीना खराब हो गया। हाँ, वो इसलिए आते हैं सीने से अजीब घरघराहट की आवाज़ आ रही है। डॉक्टर साहब देखिए पीठ पे वाइब्रेशन हो रही है, तो नाक बंद हो जाती है। छोटी सी नाक है, उसको बंद हो जाती है। आमतौर पे मौसम की वजह से भी होता है और कभी जो है वो किसी, तो उसको साफ करने का तरीका है कि बल्ब सेक्शन मिल जाता है बाजार में। अच्छा, और उससे जो है वो उसको प्रेस करके साफ के, वो नाक के अंदर जा नहीं सकता, साफ कर ले। नॉर्मल सलाइन के ड्रॉप्स होते हैं वो डाले जा सकते हैं और उससे साफ किया जा सकता है। सही, तो उससे नॉर्मल क्लीन हो जाती है, इतनी परेशानी की बात नहीं। ठीक है। अच्छा, एक से सवाल अक्सर जो है ना वालिदैन हमसे करते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चे है ना 1-2 दिन हो गए पॉटी नहीं गई उसने, तो ये बच्चे नॉर्मली कितनी फ्रीक्वेंटली जो है स्टूल पास करते हैं? और मदर फीड वाले जो है वो हर फीड के बाद पॉटी कर सकते हैं। अच्छा, और 5 दिन तक बिल्कुल नहीं कर पॉटी नहीं भी कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। बिल्कुल जो है वो अम्मा को जो पैम्पर मिलेंगे वो सारे सिर्फ पेशाब के मिलेंगे। अच्छा, उससे पॉटी नहीं होगी। अगर पॉटी नहीं हो रही और उसकी वजह से बच्चा डिस्कम्फर्ट में नहीं है, उसका पेट नहीं फूल रहा, उसको उल्टियां नहीं हो रही, उसने फीडिंग में कभी नहीं की, तो उसको आप पॉटी पे चल 5-6 दिन कोई मसला ही नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक चीज इसमें इजाफा कर दूं कि ये पॉटी से मुताल्लिक के इसकी जो इनिशियल साइन होती है थायराइड की, वो भी एक कॉन्स्टिपेशन ही होती है। अच्छा, तो उसको कॉन्स्टिपेशन, तो इसलिए हम पीडियाट्रिशियंस, न्यूरोलॉजिस्ट सारे ये कहते हैं कि हर बच्चे का 48 आवर्स के बाद लाजमी तौर पे थायराइड की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, कि TSH का टेस्ट होना चाहिए। ये लाजमी है, क्योंकि 1000 में से एक जो है वो हाइपोथायराइड का मरीज होता है और उसकी पहली निशानी बाद औक़ात कॉन्स्टिपेशन ही आती है। अगर बच्चा 2-3 दिन तक पॉटी नहीं कर रहा लेकिन एक्टिव है और फीड वगैरह सही कर रहा है, पूरा एब्डोमेन डिस्टेंशन नहीं है, तो कोई मसला नहीं।
अच्छा, बहुत दफ़ा सर ऐसा होता है कि बच्चों को रैशेज हो जाते हैं, वो बार बार पॉटी करने की वजह से बाज़ दफ़ा, या उसको क्लीनिंग सही नहीं करते हैं। तो पॉटी को क्लीन किस तरह से करना चाहिए? आया वॉश करा दें हम उसको, या जो हमारे पास वाइप्स आते हैं उससे हम क्लीन करें, या गीले कपड़े से उसे साफ कर दें? ये सारा जो इकोनॉमिक खेल है, इकोनॉमिक खेल है। आप रुई के जरिए गर्म पानी से साफ कर सकते हैं, वाइप अफोर्ड कर सकते हैं तो वाइप अफोर्ड कर लें, कोई मसला नहीं है, बस पॉटी वहां लगी ना रहे। इसी तरह जब एग्जामिनेशन करते हैं तो खासतौर पर मैं खुद भी बता देता हूँ लोगों को कि जब पीठ में देख रहा होता है न्यू बॉर्न की, तो उसमें एग्जामिनेशन में कहता हूँ कि जो वो क्लेफ्ट जो है वो अगर डीप है, जो बटक्स के ऊपर क्लेफ्ट, तो मैं अम्मा को खोल के दिखाता हूँ कि देखो ये डीप है, इसकी तुमसे सफाई अंदर से करनी, और यहाँ पॉटी अगर फंसेगी तो सड़ेगी तो तुम इन्फेक्शन में आओगे। तो इसलिए सफाई का ख्याल कि सफाई होनी चाहिए अच्छी तरह। बिल्कुल ठीक। और अगर रैशेज वगैरह से हम बचाएं कैसे? अब दो चीज़ें, एक तो रैशेज से हम किस तरह बचाएं कि बच्चे को रैशेज हो ना, और अगर रैशेज हो गए तो फिर हम क्या करें? हाँ, रैशेज से बचाने का तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप पैम्पर को जल्दी जल्दी देखते रहे, पैम्पर पहनाया हुआ है, या आपने उसको अगर जो है वो कपड़े की जो क्या कहलाता है वो लंगोट, हाँ उसको फाली भी कहते हैं किसी जगह में, तो वो अगर पहले तो उसको जल्दी चेक करते रहे कि वो क्योंकि पेशाब एसिडिक होगा और पॉटी भी, और अगर रैश हो जाए तो सिंपल जिंक ऑक्साइड पेस्ट अवेलेबल होता है, इसलिए उससे आप लगाएं, और या सिंपल वैसलीन। अच्छा, वैसलीन लगा, वैसलीन तो उसी से बेहतर है, स्किन बैरियर हो जाएगा तो साफ हो जाएगी। मतलब आपने एक रुकावट खड़ी करनी है पॉटी और स्किन के बीच में, ताकि पॉटी उसके साथ कनेक्ट बने। ठीक हो गया सर, सही। दूसरा सर, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि बहुत दफ़ा ना बच्चे रोते बहुत हैं, गैर ज़रूरी तौर पे क्राई बहुत करते हैं, जिसका हमारे यहाँ कहते हैं भाई बच्चे के पेट में गैस की प्रॉब्लम हो गई है, गैस हो गया बच्चे को। ये जो इन्फेंटाइल कोलिक का इशू होता है, इसको कैसे डील करना चाहिए, इसको बचा कैसे सकते हैं हम, और अगर हो जाए तो हम कैसे ट्रीट करें? जी, गैस जो है तो हमारा कॉमन मसला गैस हमारा कॉमन मसला है, अक्सर दिमाग में जड़ जाती है किसी के। तो ये तो है बहरहाल, ये कि बच्चा अगर जो है वो बर्प सही तरह से नहीं करता कभी कभार, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम डिस्कम्फर्ट तो होता है। कॉलिक एक इशू है, लड़कों में ज्यादा होता है, लड़कियों में थोड़ा उसका निस्बतन कम होता है। तो बुनियादी तौर पे तो ये होता है कि अगर उसको आप थोड़ा सा पीठ पे लेके उसका पेट हल्का सा दब जाए और थपकी दें तो खासा रिलैक्स हो जाता है। कभी कभी हम कहते हैं कि बच्चे के पेट के ऊपर एक सॉफ्ट सा तकिया सोते हुए रख दें, बिनी बेबी, तो वो उससे जो है बेहतर हो जाता है। इसके बावजूद भी अगर कॉलिक्स वाकई है, कॉलिक हो रहा है उसको और आपको लग रहा है, तो उसमें कभी कभी होता है कि माँ के ग़िज़ा के अंदर जो अगर चीज़ें कुछ ठीक नहीं है और उससे बैक्टीरिया अच्छे नहीं बन रहे, प्रोबायोटिक अच्छे नहीं बन रहे माँ के दूध के जरिए, माँ के दूध के जरिए सब कुछ मिल रहा होता है, तो तब भी होता है। तो फिर हमें कभी कभी प्रोबायोटिक लिखने पड़ते हैं और उसको इस तरह से आमतौर पर 3 महीने के अंदर ये हल हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। तो ये इसमें आपने चूंकि अर्ज किया माँ के खाने पीने का, तो इसमें हमारी सोसाइटी में बड़ा इशू है कि वो माँ पे पाबंदियां बहुत ज्यादा लग जाती है कि माँ अगर दूध पिला रही है तो वो ठंडी चीजें ना खाए, वो फला चीजें ना खाए, जो भाई सारी चीजें ये बादी होती है बच्चों को गैस करा। माँ के खाने से ये कि जो है वो सिंपल सी बात है, हलाल खाए। अच्छा, हलाल घर का खाए, बाहर का ना खाए, और कोई भी ऐसी चीज ना खाए जिससे उसको खुद डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा हो। उसको खुद अगर पता है कि मैं ये खाती हूँ तो मुझे डिस्कम्फर्ट, तो क्यों खा रही है, तो ये चीज है। अब कहते हैं डॉक्टर साहब रमजान था मैंने 2 पकौड़े खा लिए, तो 2 पकौड़ों से कुछ भी नहीं होना। सही बात। तो ये इसकी एक जनरल सा रूल है कि मना करवा देते, ठंडा पानी नहीं पियो भाई, तो गर्मी के दिन है तो आप मिक्स करके पी लें। माँ के दूध से ठंडक नहीं लगती ना, माँ के नजले से जरूर लगती है, माँ की नाक से जरूर लगती है, माँ के प्यार करने से, मतलब माँ के खाने पीने से कोई इतना खास मसला नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और सर, अक्सर हमारे पास कोलिक सर हमने माशाल्लाह डिस्कस किया, इसमें हमारे पास ना बहुत सारे लोग जो है ना ग्रे वाटर यूज़ करना शुरू कर देते हैं, वैसे खामखा गुट्टी देते हैं या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये इसमें है रिकमेंडेड है, हम दे सकते हैं? कोई भी मेडिसिन बगैर डॉक्टर के मशवरे के नहीं देना चाहिए। कोई भी मेडिसिन ग्रे वाटर हो, कोई भी हो, ओवर द काउंटर जो मेडिकेशन होती है भाई आप मेडिकल स्टोर से जाके ले लिया और उसके बाद इस्तेमाल करें, वो नहीं। बताओ डॉक्टर, हम भी खुद ये करते हैं कि जो है वो बाज़-औक़ात अगर हमें सर में दर्द होता है तो 2 टैबलेट पैरास्टामोल के तो ले लेते हैं, लेकिन अगर 4-6 घंटे बाद दोबारा होता है तो फिर हम जरूर सोचते हैं कि हो क्या रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। दूसरा सर, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट होता है कि हम हमारी सोसाइटी के अंदर रिवाज है कि बच्चों को मसाज करते हैं, ठीक है, अब वो तेल से मसाज करें, किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, तो मसाज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इससे क्या बेबी को फ़ायदा होता है? और अगर हम मसाज करें तो किस चीज़ से हम मसाज कर सकते हैं? ऑयल हो कोई,
या मतलब कौन सा तेल इस्तेमाल करें? अक्सर वालिदैन ये भी पूछते हैं किस तेल से हम मसाज कर सकते हैं। देखिए मसाज करने में तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज इस लिहाज से नहीं कि हमने तो जो देखा उससे फायदा ही होता है। फायदा ही होता है अगर आपने दिन के 10 बजे के करीब मसाज किया। अच्छा अब तो चूंकि कराची के अंदर सहन भी नहीं होते, तो सहन में अम्मा नानी दादी को मसाज करती थी, विटामिन डी मिलता था धूप के जरिए, मसाज हो रहा होता था, उसके बाद अम्मा फीड करवाती थी और बच्चा 3-4 घंटे बड़े सुकून से सोता था। तो मसाज तो बेसिकली दौरान खून बेहतर करता है और बॉडी की जो है सर्कुलेशन बेहतर होती है। और तेल जो है वो बेबी ऑयल इस्तेमाल हो सकता है, हमारे यहाँ सरसों का तेल, बादाम का तेल, कोई नुकसान नहीं होता, जिसमें भी स्मेल ना हो, कोई कर सकते हैं। बच्चे के पास स्मेल नहीं आनी चाहिए, मट्टी के तेल के अलावा कोई सा तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो सर ठीक है। अच्छा एक और सर हमारे यहाँ कंफ्यूजन रहती है कि हम पैदाइश के फौरन बाद जो है 6 दिन छुट्टी में उसके बाद बच्चे को गंजा करवा देते हैं। तो ये जो बच्चे को गंजा करवाना है ये मेडिकली इसका क्या रिलेशनशिप है? क्या इससे बाल अच्छे होते हैं? बार बार गंजा कराना बच्चे को अच्छा होता है कि उससे बाल जरा अच्छे आते हैं, सिल्की हेयर आते हैं, आपकी तरह शायद आए? बहुत शुक्रिया बालों की तारीफ। अच्छा इसमें देखिए बाल कटवाने में गंजा करने में तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है ना। और इसलिए कि जो उसके जो 9 महीने के डिसिडुअल हेयर्स हैं वो और आपने हटा दिए, उसके दोबारा आने से कोई ताल्लुक नहीं, वरना दुनिया में कोई गंजा ही नहीं होता, ये बात नहीं होता ही नहीं कोई गंजा। तो उस पर कोई हर्ज नहीं है, कटवा दिया आपने 6-7 दिन कटवा दिए और आपने कहा कि इसके बराबर मैंने सदका कर दिया है, अच्छी बात है, करना चाहिए, एक बच्चे की जान का सदका है। बार बार गंजा कराने से भी कोई ताल्लुक नहीं है। हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो रहेंगे, वो अल्लाह मैंने जो जेनेटिक्स रखी हुई है वो रहेंगी चीजें। और नहलाने के साथ, बाल गंजा करने के साथ गर्मी के दिनों में कर रहे हैं कि ठीक है चलो अच्छा पसीना वसीना कम हो जाएगा, कोई नहीं, लेकिन ये 2-3 साल तक ही होता है, उसके बाद बच्चे खुद ही बना कर देंगे, बाल नहीं कटवाना। मतलब इसका कोई हेयर ग्रोथ से कोई ताल्लुक? हेयर ग्रोथ से कोई ताल्लुक। अच्छा सर जो फाउंटेनर होता है, तालू जिसको हमारी आवाम कहती है, उसका ख्याल कैसे रखना चाहिए? अक्सर वहाँ पे देखा होगा खुशकी सी जम जाती है बच्चों के सरों के ऊपर जो है ना, क्रेडल कैप जिसको हम कहते हैं, तो वो उसका फिर हमें कैसे बचा सकते हैं? अच्छा देखिए फाउंटेनर 2 है हमारे पास, एक फ्रंट पर है और एक बैक पर है। बैक वाला जो है वो आमतौर पे 7-8 महीने बंद हो जाता है और फ्रंट वाला जो है वो 14-15-16 महीने 18 महीने तक भी जा सकता है। तो ये फाउंटेनर बहुत कुछ बता रहा होता है। हम डॉक्टर्स जो बच्चे के सर पे आते ही हाथ फेरते हैं तो शफकत नहीं कर रहे होते, बेसिकली फाउंटेनर देख रहे होते हैं कि अगर डिप्रेस है तो डिहाइड्रेशन है, बल्जिंग हुई हुई खुदा ना खास्ता उभरा हुआ है तो फिर गर्दन तोड़ बुखार सोचना शुरू कर देते हैं। अच्छा आपने क्रेडल कैप का जिक्र किया कि उसके ऊपर एक पीला सा मटेरियल जम जाता है और उसको अगर खुरचेंगे खुदा ना खास्ता तो उसमें से ब्लीडिंग हो जाएगी। तेल लगाए उसके ऊपर, तेल लगाए उसको जो है वो बिल्कुल अच्छा तेल बना के लगा के बाबू बना दे इसको। उसके बाद बारीक कंघी से अगर आप हटाना चाहे तो हटा दें, लेकिन जबरदस्ती ना करें, तो वो खत्म हो जाता है, कोई खास चीज नहीं है, खुद ही सेल्फ लिमिटिंग है, ठीक हो जाएगा। सही। अच्छा बहुत सारे वालिदैन जो है ना पैदाइश के फौरन बाद जो है ना, या वैसे भी नॉर्मली न्यू बॉर्न को शहद देना शुरू कर देते हैं या बाज़ दफ़ा गुट्टी चटाते हैं, या कुछ तो मैंने देखा वो फौरन से ना कहवा पिलाना शुरू कर देते हैं, चाय पिलाते हैं, कहवा पिलाते हैं उसको, जैसे हम मेहमानों को ट्रीट करते हैं, शायद न्यू बॉर्न हमारा मेहमान है तो हमने उसको ट्रीट किया। तो इस हवाले से सर क्या कहते हैं, शहद दे सकते हैं, पानी देना चाहिए, चाय कहवा पिला सकते हैं, उसको नहीं कर सकते? बच्चे की पहली ग़िज़ा तो हमने बहुत पहली बात की थी, कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, बस वही होनी चाहिए। 1 साल की उम्र तक शहद, नमक, चीनी, गाय भैंस का दूध बिल्कुल नहीं हो सकता। सही, 1 साल तक बिल्कुल नहीं हो सकता, ना चटा सकते हैं, ना खिला सकते हैं, ना घुट्टी के तौर पे दे सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सुन्नत है वो खजूर की है, खजूर उन्होंने अपने मुंह में चबाया था और वो डाला था। लेकिन ये ख्याल रखें वो अल्लाह के रसूल थे, सही बात है, हम में से कोई नहीं है ऐसा सही बात, सारा दोबारा नहीं आनी, तो ये हरकतें ना करें। अम्मा मौजूद है, कोलेस्ट्रॉल पिलाएं से, जबरदस्त हो गया। ठीक। अच्छा सर अक्सर बच्चे को ना पैदाइश के 3 से 4 दिन पीलिया शुरू हो जाता है, तो इसमें वालिदैन परेशान होते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चे का रंग थोड़ा सा देखेंगे ऐसा जर्द नुमा सा हो गया, तो इसमें क्या करें? हम धूप दिखाएं बच्चे को, डॉक्टर के पास लेके जाएं, क्या करना चाहिए इसमें? हाँ बिल्कुल, इसमें जो एक जो पैगाम जो वो अपने साथियों के लिए भी है, अम्माओं वालिदैन के लिए तो है, वो ये कि 3rd डे ऑफ बर्थ पे लाजमी तौर पे एक चेकअप होना चाहिए, जहाँ पिकअप किया जाए कि सारी चीजें गड़बड़, पॉटी से लेके और कलर तक ये तमाम चीजें। फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर अगर किसी को पीलिया नजर आता है तो वो खतरनाक है। अच्छा, वो तो फौरन अस्पताल जाना चाहिए। पहले 24 घंटे पीलिया नजर आते हैं तो आमतौर पर नेगेटिव पॉजिटिव मदर के बेबी और उसके अंदर पैथोलॉजिकल हम जॉन्डिस कहते हैं इसे। 3rd डे पे जॉन्डिस नजर आना शुरू होता है, हल्की सी आंखें पीली, जल पीली है, ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहलाता है। धूप लगाना इस लिहाज से अच्छा है कि धूप लगाने से आपको विटामिन डी तो मिल ही रहा है, साथ में पीलिया भी थोड़ा सा कम होता है कि उसकी जो वेवलेंथ है सूरज की रोशनी की
वो जो है वो उसको कुछ ना कुछ कम कर दी। लेकिन थर्ड डे पे एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है, उसको टाले नहीं। ये ना कहे कोई कि जो है वो हाँ हो जाता है कोई बात नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में जो 39 का बिलिरुबिन देखा है और ब्रेन तो चला गया, उसका कुछ भी नहीं कर सकते, ब्रेन तो चला गया और परमानेंट डैमेज होता है, ऐसा भी नहीं कि रिवर्सेबल नहीं होती। तो ये जॉन्डिस थर्ड डे पे शुरू होगा, 2 हफ्ते के बाद किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। ये तमाम चीजें तो अगर पहला चेकअप हो जाएगा तो हम में से कोई हमारा भाई बहन देख लेगा तो बता देगा ये तुम्हारे ब्लड ग्रुप का मसला है, फला मसला है, इतने दिन अंदाजा लगेंगे, ये करते रहो। अब ये कि पीलिया को सीरियस लेना चाहिए, अगर आपको डाउट है तो फौरन से आप जाके डॉक्टर को चेक करा लें और टेस्ट करवा के देख लें कि भाई कितना, उसमें कोई हर्ज नहीं है। हम टीएसएच तो करते हैं ना थर्ड डे पे, बिल्कुल, तो उसी के साथ ब्लड ग्रुप भी हो जाए, सीरम बिलिरुबिन भी हो जाए। ठीक है। बच्चे के वैक्सीन के हवाले से सर क्या आप रहनुमाई करेंगे कि क्या फौरन बच्चे की वैक्सीन हो जानी चाहिए जैसे उसकी विलादत हुई है, या थोड़ा सा हम टाइम डिले कर सकते हैं कि भाई फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर उसका अगर बीसीजी लग जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, उन्हें फर्स्ट वीक में तो एटलीस्ट लगी जाए। अच्छा, बीसीजी के साथ साथ जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन फर्स्ट 24 आवर्स में हो जाए और पोलियो के 2 कतरे भी उसको पिला दिए जाए, ठीक है ना। तो ये ज्यादा अच्छा है। हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मदर है कोई, खुदा न खास्ता, तो उसको तो लाजमी तौर पे 24 घंटे वैक्सीन भी लगनी है और इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगने, 2 डिफरेंट साइट्स पर, 2 डिफरेंट टांगों पर उसको फौरी तौर पर लग 24 घंटे में लग जानी चाहिए। अच्छा, हर हॉस्पिटल में ये वाली फैसिलिटी नहीं होती कि विद इन 24 आवर वैक्सीन लग जाए, क्योंकि वो स्पेसिफिक डेज उन्होंने सेट किए होते हैं कि बीसीजी हफ्ते में एक दिन, बीसीजी हफ्ते में डिले कर सकते हैं, थोड़ा सा एक हफ्ते में लग जाए कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। लगवाएं जरूर, लगवाना तो लाजमी है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और सर सवाल अक्सर हमसे वालिदैन पूछते हैं, डॉक्टर साहब बच्चे की सर्कमसिशन कब करवाएं, मतलब बच्चा जो है बेटे की विलादत हुई, हम उसकी सर्कमसिशन कब करा सकते हैं, आइडियल टाइम क्या होता है? आइडियल टाइम तो खैर कोई खास नहीं है इसके अंदर, कोई ये नहीं कह सकता है कि जो है वो एक हफ्ते बाद लाजमी तौर पे होगा और ये होगा। चूंकि सर्कमसिजन के अंदर अब तो बहुत टेक्निक बहुत सिंपल हो गई है, रिंग मेथड के ऊपर ब्लीडिंग के कोई चांसेस ही नहीं होते इसके अंदर। वरना सवाल होता है कि मेल बेबी है, इसको कोई हेमोफीलिया ना हो, तो इन चक्करों में जो लोग थोड़ा सा डिले करते थे। लेकिन आमतौर पर मैंने देखा कि थर्ड डे के ऊपर हो जाए, अगर बेबी को कोई प्रॉब्लम होता है, विटामिन के हम बिल्कुल डिलीवरी पे लगा देते हैं, तो अगर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी है तो कम से कम हमने उसको कंट्रोल रखा हुआ है। तो मेरा ख्याल तीसरे दिन के बाद किसी प्रॉब्लम नहीं होता। अकॉर्डिंग टू बहुत सारे लोग कहते हैं बच्चा बहुत छोटा है उसको दर्द होगा तो वो नहीं करवाते। तो जाहिर बात है कि देखें ना, ये तो सर्कमसिजन जो है वो यहूदियों के पास होती है और मुसलमानों के पास होती है, ईसाइयों के पास नहीं होती। तो दोनों जो इब्राहिमिक फेथ के अंदर भी 2 में हो रही है, 1 में नहीं हो रही। लेकिन ये कि सर्कमसिजन से जो स्टडीज हैं, बेनिफिट्स हैं कि मेल यूटीआई के, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। कैंसर तो बिल्कुल ही नेगलेक्ट हो जाता है। सही, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से जो गर्ल्स होती है उनके अंदर ये एयर पियर्सिंग जो होती है, कान छिदवाना, ये इसकी एग्जैक्ट टाइमिंग क्या होती है? बहुत सारे, बड़ा खतरनाक सवाल कर दिया आपने, बहुत सारी खवातीन नाराज हो जाएंगी, इसलिए कि देखिए बहरहाल अच्छा तो लगता है आपकी छोटी सी बच्ची जो स्टड्स पहनी हुई हो कोई, और नानी ने जो वो हीरे के स्टड्स दे दिए, दादी ने फलंग दे दिए, लेकिन थोड़ा सा ख्याल करें कि बहुत मासूम सी बच्चियां हैं ये, तो अगर थोड़ा सा इंतजार कर ले तो मेरा ख्याल है कोई हाइट नहीं है। ठीक है सर। अच्छा, एक कुछ चीज़ें सर जैसे हैं कि वालिदैन को ना बच्चों के हवाले से कब परेशान होना चाहिए? जैसे कभी कभी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन कौन से साइन सिम्टम्स हैं कि अगर वो उनको नजर आए तो यार ये फौरन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए? ये थोड़े इमरजेंसी सिचुएशन क्या क्या होनी चाहिए? लेकिन एक तो ये कि बच्चे ने घंटों पेशाब न किया, पहला सवाल तो ये आ गया। बच्चे ने जो है वो 3-4 घंटे से ज्यादा हो गया, उठा ही नहीं, वो फीट के नहीं उठा, वरना तो बच्चे का अलार्म ऐसा सेट होता है तो 2.5-3 घंटे बाद उसको वो चूचा शुरू हो जाती है उसकी। बच्चा जो है सांस तेज ले रहा है, आपको लग रहा है कि देखने में लग रहा है ये हाँप रहा है बाकायदा, खुदा न खास्ता, तो ये नाक जो है वो नथने इसके फूल रहे, पिचक रहे, फ्लेयरिंग हो रही है, या जो है वो पसीना आ रहा है उसको कोई गर्मी से हटकर, तो इसका मतलब उसके ग्लूकोज उसका कम होना शुरू, सोए जा रहा है, पसीना आ रहा है, उठ ही नहीं रहा, 4-5 फीवर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा फीवर है, फीड अगर बच्चा नहीं कर रहा हो जाए, हाँ ये फीड रिलक्टेंट हो गया कि वो फीड लेने ही चाह, या मुसलसल क्राई कर रहा है, मुसलसल रोए जा रहा है, अनकंसोलेबल है। बिल्कुल, तो ये वो संभल ही नहीं रहा, गोद में भी और माँ दूध से भी लगा रही है, सब कुछ ये तमाम। और उसमें एक जो चीज है कि ये माँ को जो है वो सुनना जरूरी है। सही सही, ठीक है ना, नानियां दादियां उनसे, मेरी बहनें हैं, उनसे एक इल्तमास है, नई माँ जो है वो हो सकता है कि थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर रही हो, लेकिन उसको सुने जरूर। अगर वो कंसर्न शो कर रही है
तो उसकी तसल्ली के लिए एक मरतबा डॉक्टर के पास चले ले जाए, जाए, कोई मोहल्ले के डॉक्टर के पास चले जाए। सही। तो अगर एक बच्चा दूध नहीं पी रहा है, उसको बुखार है या सांस की रफ्तार तेज चल रही है, तो आप फौरन इंतजार ना करें, बिल्कुल फौरन से उसके लिए उसमें रात दिन का भी इंतजार ना करें। अच्छा, और किसी भी टाइम किसी जो भी भी- हो आप इमरजेंसी हाँ, और फौरन से इमरजेंसी रूम में जाएं। चले जाएं। ठीक हो गया, सही। अच्छा सर, एक तो इमरजेंसी विजिट के हवाले से हमने बात कर ली है। बच्चों का ख्याल रखने के लिए इमरजेंसी में वैसे घर पे क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए कि जो हम देख लें कि यार ये चीज़ें बच्चे को हम घर पे रख लें। जैसे आपने बताया नोट्स एंड ड्रॉप होते हैं वो, इसमें एक सर ज़िम्नन और सवाल भी आप ऐड कर लें कि हमारे यहाँ अक्सर देखा गया कि जो न्यू बॉर्न बच्चा होता है उसको हम विटामिन डी देना शुरू कर देते हैं, तो क्या विटामिन डी देना भी ज़रूरी है या नहीं है? हाँ देखिए, इसमें चीजें क्या क्या होनी चाहिए। तो मैंने कहा एक बल्ब सेक्शन का जिक्र किया था, नाक साफ करने के, नॉर्सलाइन ड्रॉप्स हो गए। इसके अलावा थर्मामीटर आपके पास होना चाहिए, ताकि वो आपको पता हो कि मतलब हाथ लगा के ना बताएं कि इसको तेज बुखार है, बताएं कितना है। और विटामिन डी के ड्रॉप्स जो एएपी की रिकमेंडेशन में शामिल है, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की, कि 400 इंटरनेशनल यूनिट 400 उसको मिलने चाहिए। तो वो उसको अगर पहले हफ्ते में शुरू कर दें तो कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर। और हमारी जो रिवायत है, हमारे पास तो सूरज बहुत जबरदस्त है, तो हम जो मालिश कर रहे होते हैं उसमें विटामिन डी मिल रहा होता है, तो ये हो जाएगा। इसके अलावा जो है वो ये कि मेरा ख्याल है कि आपके सवाल में ये भी शामिल था कि हाँ, मैं इसमें अगला सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मेरा बेबी नॉर्मल है, माशाल्लाह अच्छा वेट गेन कर रहा है, तो क्या मुझे रेगुलर डॉक्टर को विजिट करना चाहिए या बस ठीक है, वो सही है, बच्चा ठीक है? हाँ, मेरा ख्याल है कि हम लोग जो है वो थोड़ा सा अपने गियर्स को चेंज करें। हम वालिदैन हम प्रिवेंटिव मेडिसिन पे ज्यादा हैं। हम ये करते हैं कि जब बच्चा बीमार होता है तब डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो हम प्रिवेंटिव मेडिसिन पे ज्यादा है, तो ज्यादा अच्छा है कि हम बीमारी से पहले जो इसको ठीक करें, ठीक है ना। और रसूलुल्लाह की सुन्नत भी जो है वो क्या है, इसके अंदर हदीस का एक जो टुकड़ा छोटा सा है कि सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो। क्या बात। तो वो प्रिवेंटिव मेडिसिन वही है ना। आपने तीसरे दिन एग्जामिनेशन करवा लिया, तो यार ठीक है, सब कुछ ठीक है, हल्का जॉन्डिस में ये ABCD डॉक्टर ने आपको बता दी। अब आप जो है वो हफ्ते 10 दिन बाद कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने कहा ठीक है, सब चीजें चाहिए, तो उसके बाद आप जो है वो कोई 15-20 दिन पे कर लें, महीने पे कर लें, और उसके बाद वैक्सीन से उसको रिलेटेड कर लें कि आपकी पहली वैक्सीन तो बर्थ पे आ गई थी, BCG पोलियो, अब जब दूसरी आ रही है वो 6 हफ्ते की उम्र में आ रही है। तो 6 हफ्ते की उम्र में जो है वो आपको एक चेकअप हो जाएगा, फिर आपका 10 हफ्ते की उम्र में एक चेकअप हो जाएगा, सेकंड वैक्सीन आ गई वहां पर, फिर थर्ड वैक्सीन जो है आपकी 14 हफ्ते की उम्र पे, 14-16 के दरमियान कहीं आ जाए। इसमें एक हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन के लिए हम कहते हैं कि पहली वैक्सीन और तीसरी वैक्सीन के दरमियान जो 4 महीने का डिफरेंस होना चाहिए। तो वो 1 मंथ ना हो, EPI में तो 1 मंथ है, लेकिन अगर आप उसको एक आध 15 दिन आगे कर लें तो बहुत अच्छी वो AAP की रिकमेंडेड और ACIP की रिकमेंडेशन पूरी हो जाएगी। लेकिन इसमें भी वालिदैन क्या करते हैं, वो वैक्सीनेटर से वैक्सीन करवा के चले जाते हैं, वो डॉक्टर को चेक नहीं करते। हाँ, ये आपने बहुत बेहतरीन जो नुक्ता उठाया है कि वैक्सीनेटर जाहिर बात है आपके बच्चे को वैक्सीन, वो 2 सवाल करेगा, बुखार तो नहीं है, लूज मोशन तो नहीं है, कर देगा, सांस की रफ्तार, उसके वेट गेन, ये सब कुछ। अच्छा, वेट गेन वो देख भी लेगा, स्केल रखा हुआ भी है, ये कैसे पता चलेगा कि प्रॉपर वेट गेन है कि नहीं। तो ये मेरा ख्याल है कि डॉक्टर से होना चाहिए, वो विजिट करना चाहिए। तो एक तो पैदाइश पे हो गए, उसके बाद तीसरे दिन, और उसके बाद फिर आप कह रहे हैं हर महीने लाजमी उसका विजिट करें, वैक्सीन पे करा लें तो लाजमी, बहुत अच्छा हो जाएगा। इतना तो करें ना, क्योंकि हमारे यहाँ कंस्ट्रेंट्स जो है वो पैसों के भी हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जो है वो ये नहीं जा पाते लोग, तो इसलिए जो है फिर हम ये नहीं कहते कि हर महीने करवाएं, तो बस कम वैक्सीन भी तो करवाएं। बिल्कुल करवा लें। अच्छा, बच्चों के स्किन के हवाले से भी वालिदैन बाद दफ़ा परेशान होते हैं कि डॉक्टर साहब देखें बच्चे की स्किन पे कैसे जाले जाले से बन गए, हमारी ज़बान में क्यूटस मार्बोरेटा कहते हैं, या बच्चे की स्किन जो है ना देखें लाल लाल सी हो गई है, या उसके छोटे छोटे पीप से बन गए हैं, ठीक है। तो इस हवाले से क्या कहना? न्यू बॉर्न बेबी के ऊपर तो पीप वाले दाने जो गर्दन की लाइन पर और नाक पर, और ये तो ये जो है ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, ये तो ठीक हो जाएंगे, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, किसी किस्म की कोई एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं। अब जब बात आपने की जाल बनने की, तो सर्कुलेशन का मसला है। अच्छा। अगर आपने सर्दी के मौसम के अंदर बच्चे को कम पहनाया हुआ है, तो जो एक्सपोज पार्ट है वो आपको ऐसा लगेगा जाला बन गया, बिल्कुल ऐसा लेसी पैटर्न आ जाएगा, तो वो फिर इसका आप कवर करें उससे, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको लग रहा है तो फिर देखने की जरूरत है कि उसकी सर्कुलेशन खराब क्यों हो रही है, फिर डॉक्टर की बात है। बिल्कुल। और जो रेडनेस ही हो जाती है स्किन पे बाज़ दफ़ा, एरिथमेटोक्सिकम जो ये तो ये भी जो है वो ये भी नॉर्मल है, ये सेल्फ लिमिटिंग है। और अगर बच्चा थोड़ा सा नीला नीला लग रहा हो, जैसे बच्चा अगर क्राई करता है और आपको लगता है यार उसको थोड़ा सा कलर उसका चेंज हो रहा है, नीला हो जा रहा है, तो ये अलार्मिंग है। तो बिल्कुल तो खतरनाक चीज है ना। 2 चीजें इसमें देखनी है, रोने में अगर नीला पड़ रहा है तो हमें 2 चीजें देखनी है, तो सांस के मसले आ रहे हैं खुदा ना खास्ता, या दिल के मसले आ रहे हैं, तो उसको फौरी तौर पर देखने की जरूरत है कि उसके कोई हार्ट के एग्जामिनेशन को बरबर तो नहीं है,
एको की जरूरत तो नहीं है। रोने में नीला होगा इसका मतलब लंग्स के अंदर उसकी जो ऑक्सीजन जा रही है और जो सर्कुलेशन में शामिल हो रही है ऑक्सीजन वो मिसमैच हो रही है। सही सही। अच्छा, न्यूबॉर्न के हवाले से सर वालिदैन को अगर आप कोई लास्ट में पैगाम देना चाहे, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ अगर क्वेश्चन हो गए तो ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स में आगाह कर दीजिएगा, वो इंशाल्लाह हम उसका जवाब दे देंगे। तो वालिदैन को न्यूबॉर्न के अगर आप कोई पैगाम देना चाहें इस हवाले से। सबसे पहले तो जो है वो न्यूबॉर्न जो है जो एक्सपेक्टेंट मदर है तो वो उसमें मेरा जो मशवरा ये है कि उसमें बच्चे के बाप को भी शामिल होना चाहिए उस लेक्चर्स के अंदर या उन डिस्कशंस के अंदर कि ये सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है, ये मुश्तरका जिम्मेदारी है और उसको होना चाहिए। और दूसरा ये कि जब बेबी डिलीवर हो जाए तो हमने जो सारी बातें की कि उसका पहला एग्जामिनेशन डिलीवरी जहाँ पे हुई है वहाँ पर हो और डिलीवरी ऐसी जगह पर हो जहाँ अल्लाह ना करे किसी खराबी को संभालने की सहूलियात मौजूद हो। हमने शादी पे और वलीमे पे लाखों खर्च किए और अब हम जो है वो 5 रुपए बचाने की खातिर 500 रुपए बिला वजह के खर्च करने की तैयार। इसी तरह अल्ट्रासाउंड जो उनके हो रहे होते हैं तो वो भी प्रॉपर जगह से हो कि उसके अंदर दिल के मसाइल बड़े हुए होते हैं लोगों के और वो बाद में प्रॉब्लम होते हैं। माँ अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखे, डिलीवरी के बाद भी वो खाना अच्छा खाए, तो कहते 2 आदमियों का खाना खाए, इसने फीड करवानी है और उसमें कोई पाबंदी ना लगाए इसके ऊपर, उसे पतले शोरबे और चपाती पे गुजारा ना करे, वो घर का खाना खाए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और बच्चे के रेगुलर विजिट्स करवाएं और ये अब्बा के लिए मैसेज है कि माँ को सुन लिया जाए कभी कभी, थोड़ा सा इसमें कोई हर्ज नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजहर चुगताई हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन हमने कोशिश की कि सर से इसके आंसर लें। अगर कुछ आपके जहन में भी सवाल हों तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में आप पूछें, इंशाल्लाह हम कोई अगली नशिस्त में उन तमाम सवालात के जवाब देंगे। हमारे चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को आगे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। देखते रहें हमारा चैनल केयरिंग फॉर लिटिल वंस विद डॉक्टर अशरफ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। أتيت وقد توزعت الهدايا وحملت الرحال على